आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका। मैं हूं कुर्बान अली और हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज एक बड़ा दिलचस्प कार्टून BBC हिंदी में छपा है और वो ये कार्टून कहता है कि आए दिन भारत बंद की खबरें आती रहती हैं, आज तक पता ही नहीं चला कि ये खुलता कब है। मुल्क भर में रिजर्वेशन के खिलाफ सोशल मीडिया पर अफवाह के तौर पर तैर रहे भारत बंद, हालांकि मुबैना तौर पर रिजर्वेशन मुक्ति मोर्चा के तहत 18 तंजीमों के भारत बंद का पूरे मुल्क पर कोई ख़ास असर नहीं रहा, लेकिन बिहार के कई ज़िलों से भारत बंद के दौरान एहतजाज और आगजनी की खबरें आती रहीं। आरा में राजगीर से दिल्ली जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस को रिजर्वेशन हटाओ की मांग करते हुए मुजाहिरीन ने रोक दिया। इसके अलावा भी कई और मकामात से ट्रेनों के रोके जाने की खबरें मौसूल हुई हैं। सवाल ये है कि कौन सी तंजीमें कर रही हैं रिजर्वेशन की मुखालिफत, दलितों के रिजर्वेशन से किसको और क्यों है परेशानी, क्या मुल्क में दलितों के हालात ऐसे हैं कि अब उन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं सवालों के साथ आज इसी मौजू पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के कौमी तर्जुमान और माहिर इक़्तिसादियात गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस हामी शैलेंद्र सिंह काकल, सीनियर सहाफ़ी नीलांजन मुखोपाध्याय, दलित थिंकर प्रोफेसर देवराज सिंह और रिजर्वेशन मुखालिफ तहरीक के अवनीश ठाकुर। इसके अलावा हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे JNU के प्रोफेसर विवेक कुमार। हम अपने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, लेकिन इस मौजू पर गुफ्तगू शुरू करें, मुबाहिसा शुरू करें, आइए देख लेते हैं इस बारे में एक ख़ास रिपोर्ट। ये रिजर्वेशन के खिलाफ भारत बंद की तस्वीरें हैं। आज फिर मुल्क बंद के अजाब झेलने को मजबूर रहा। कहीं सड़क पर बंद हामी आगजनी कर रहे थे तो कहीं चक्का जाम। बंद का सबसे ज्यादा असर बिहार में नजर आया, जहां दरभंगा की ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी ने अपने BA के पेपर को टाल दिया और आरा में राजगीर से दिल्ली जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस को रिजर्वेशन हटाओ की मांग करते हुए मुजाहिरीन ने रोक दिया। जो मुजाहिरीन नारेबाजी कर रहे थे, उनका कहना था कि रिजर्वेशन जात के हिसाब से नहीं बल्कि माशी तौर से कमजोर लोगों को मिलना चाहिए, ताकि हर तबके के लोग समाज की मेन स्ट्रीम में आ सकें। आरक्षण को आर्थिक आधार पर होनी चाहिए, न कि जातीय आधार पर। अगर जातीय आधार पर आरक्षण रही तो हम देश में भेदभाव फैलेगी, असंतोष फैलेगी और ऐसे ही आंदोलन होते रहेंगे। SC/ST एक्ट में हुए बदलावों के खिलाफ 2 अप्रैल को दलित तंजीमों ने भारत बंद बुलाया था। आज रिजर्वेशन की मुखालिफत में भारत बंद रहा। हालांकि ये बंद बेअसर रहा, लेकिन इस बंद को लेकर मुल्क की सभी रियासतों की पुलिस हाई अलर्ट पर थी। वजारत दाखिला ने भी तमाम रियासतों को सख्ती बरतने के लिए कहा। कई रियासतों में भारत बंद की वजह से दफा 144 नाफिज की गई थी। ये भारत बंद रिजर्वेशन के खिलाफ बुलाया गया था। वहीं इस बीच कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि इस बंद की पुष्टपनाही BJP कर रही है, क्योंकि BJP और RSS रिजर्वेशन मुखालिफ है। दलितों के खिलाफ RSS के लोग लगातार आरक्षण खत्म करने पर, उसकी समीक्षा करने पर बयान दे रहे हैं और उसके बाद फिर ये भारत बंद की बात ऐसे लोगों की तरफ से की जा रही है जो टकराहट की बात हो सकती है कि दलितों ने किया उसके खिलाफ ये हो रहा है। तो ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को शक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ही नीति है कि सभी समाजों को आपस में लड़ाओ और जो बड़ा समाज हो उसको, जो ताकतवर समाज हो उसको कहो कि हम आपके हितैषी हैं, उनका वोट लेने के लिए। मैं समझता हूँ ये राजनीति ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी। बार बार भारत बंद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आम आदमी बार बार बंद की मार झेलने को मजबूर क्यों हो। मसला ये कि अपनी सियासत चमकाने के लिए चंद लोग बंद का ऐलान करते हैं और करोड़ों लोग इस बंद का अजाब झेलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और आइए आज अपने इस मौजू पर बातचीत शुरू करते हैं कि आखिर क्यों दलितों को दिए जाने वाले रिजर्वेशन की मुखालिफत हो रही है, क्यों उसके लिए भारत बंद की अपील की जाती है, क्यों उसके लिए तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, क्यों
नेशनल प्रॉपर्टी को जलाया जाता है, ज़ाती लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हैं। गोपाल जी, मैं इस मुबाहिसे की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं क्योंकि आप हुक्मरान जमात के तर्जुमान हैं। 2 अप्रैल को भी एक बंद हुआ और उस बंद की जो वजूहात थी वो समझ में आती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। आपकी हुकूमत भी मानती है कि ये SC ST पर जो एट्रोसिटीज़ होती हैं, जो ज़्यादतियाँ होती हैं, उसको माइल्ड करने की कोशिश थी और इसको बदला जाना चाहिए। आज हम ये नज़ारा देख रहे हैं कि रिजर्वेशन की मुखालफत की जा रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है और कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हिमायत इसे हासिल है। दूसरी तरफ आपकी पार्टी के कई दलित MP एक के बाद दीगरे ख़त लिख रहे हैं वज़ीर आज़म को और कह रहे हैं कि दलितों पर मज़ालिम बढ़ रहे हैं, ज़्यादतियाँ बढ़ रही हैं, इनको रोकिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, दलितों के जो आपने पहली बात कही कि 2 अप्रैल के जो बंद थी उसकी कोई औचित्य नहीं था। दलितों की जो डिमांड है उसमें हम एग्री कर गए थे और उसके पहले रिव्यू पिटीशन को ऑलरेडी सरकार ने डाल दिया था और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आगे भी इशू आ गए हैं, फैसले होने हैं। सरकार दलितों के साथ है, पिछड़े वर्गों के साथ है, उनके उत्थान के लिए पूरे 3-4 साल से काम कर रहे हैं और उनके जो आइकॉन्स हैं उनके लिए भी काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली दलितों को इस सरकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि जितना सरकार करने का प्रयास कर रही है या कर रही है और उसमें इंटेंशंस भी क्लियर है, तो हमें नहीं लगता। लेकिन फिर भी वो बंद हुआ और सरकार ने उसके खिलाफ बता भी दिया था कि हम रिव्यू पिटीशन जो मांग थी उसको भी पहले दिन रात को एक्सेप्ट कर लिया था, फिर भी बंद हुआ जी। तो जो पूरी हम बात कह रहे थे कि वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ लोग अपोजिशन के लोग कर रहे थे और फिर उसको वायलेंस भी हुई, तो अल्टीमेटली जिनके हित में कर रहे हो उनका भी फायदा नहीं हो रहा। तो किसका हित हो रहा था वह स्पष्ट है, अपोजिशन पार्टी की राजनीति थी, वो अपना हित साध रहे थे। यानी आप ये कह रहे हैं गोपाल जी, माहौल सा क्रिएट कर रहे हैं कि देश में अराजकता हो रही है, ये हो रही है, सब लोग जो है वो गैर जरूरी तौर पे कर रहे हैं। आप जो है वो बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं, आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ये कुछ सिरफिरे लोग हैं जो सड़कों पे आ गए हैं, ऐसा मुझे लगा आपकी बात सुन करके। नहीं, सिरफिरे नहीं है। हाँ। नहीं कुर्बान भाई, हम सिरफिरे नहीं कह रहे, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड लोग कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, नहीं जो अपोजिशन लेकिन है, जो दलितों के इश्यूज हैं, इसमें फॉल्ट लाइन है, जो दलितों के इश्यूज पे आप कह रहे थे गोपाल जी कि आपकी हुकूमत सब कुछ कर रही है। अगर सब कुछ कर रही है तो आप आम दलित की बात छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी के जो BJP MP प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खत लिख रहे हैं, वो तो गलत नहीं हो सकते? नहीं, हम सब कुछ नहीं, हम कह रहे काफी कर रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं और हो सकता है और आवश्यकता हो, ठीक है, हम तो मान रहे हैं। आप रहे, मैं आता हूं आपके पास। जो बात है, मैं तो सिरफिरे भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ये ऑर्गेनाइज्ड लोग कर रहे हैं अपोजिशन के। ये पॉलिटिकल माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं, आज कर रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास गोपाल जी। ये इससे क्या होने वाला है? हमारे देश में फॉल्ट लाइन है, कई धर्म की भी है, जाति की भी है, जी, मैं आता हूं आपके पास। आप इस पूरे मामले पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गोपाल जी तो कह रहे हैं कि साहब हम लोग बहुत अच्छे से सरकार चला रहे हैं, दलितों के हितों की भी रक्षा कर रहे हैं, आप लोग नाहकी उपवास करते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन करवा रहे हैं। नहीं कुर्बान भाई, जो गोपाल जी ने बोला वो बिल्कुल सही बोला। इसलिए सही बोला कि ये RSS और भारतीय जनता पार्टी की पूरी DNA है दलित विरोधी। और जब भी दलितों का कोई आंदोलन होता है तो इनको ये लगता है कि तो नाहक ही हो रहा है। दलितों ने अपनी मांग के लिए, और इस देश में लोकतंत्र में ये वाजिब है और जायज है कि कोई भी अपनी मांग को रख सकता है और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन उसको जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं वहां पर इन्होंने वायलेंट किया, सीने पे गोलियां मारी। आपने देखा, आपके वीडियो फुटेज में हम लोगों ने देखा कि सीने पे गोलियां मारी गई और 8 से 10 दलितों को शहीद कर दिया गया और इन लोगों ने मार डाले। अब इसके बाद इनका आज की बंद के परामर्श में मैं आपसे 1 मिनट टाइम लेना चाहूँ, 15 सेकंड टाइम लेना चाहूँ। हम लोगों ने मार डाले कि नहीं, आपके कार्यकर्ता और आपके विरोधी जो दलित विरोधी लोग थे उनकी बात कर रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट आज की है कि आज किसी ने बंद बुलाया नहीं, किसी संगठन ने,
और बंद फिर भी कामयाब है। कामयाब तो नहीं रहा। इसलिए कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर है और इनके जो इनके सगुफों पे आधारित आज का बंद बुलाया गया था और उस सगुफे को कार्यान्वित करने के लिए इनके कार्यकर्ता और कैडर लगे रहे और सफल किया इन लोगों ने। और इनकी सरकार जहां रही वहां ज्यादा वायलेंट हुआ है। आज बिहार की आप हालत मैं आता हूं। अवनीश ठाकुर साहब, आप तो इस आंदोलन के जो आज हुआ, जिसका भारत बंद का कॉल दिया गया, उसकी हिमायत करते हैं। मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी इस आरक्षण मुखालिफ मूवमेंट की क्या वजह है, क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? क्योंकि तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। वजह तो जो अभी हमारे दोनों वक्तागण अभी आपके सामने, एक बीजेपी अपना पक्ष रख रही, कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है। दोनों लोग ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि हम कितने बड़े दलित हितैषी हैं। न्याय अन्याय किसी प्रक्रिया में किसी कोई मतलब नहीं है। किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति इस देश पर हावी हो रही है, उसके प्रति जनाक्रोश इस देश में उत्पन्न हो रहा है और उस जनाक्रोश का नतीजा है कि 2 अप्रैल को एक घटना घटित हुई। उसकी जड़ में कोई नहीं जाना चाहता, न बीजेपी जाना चाहती, न कांग्रेस जाना चाहती है। आप ये बताइए, देश की आजादी के 70 वर्षों बाद भी सुप्रीम कोर्ट का एक जज मात्र एक लाइन का एक निर्णय देता है कि पुलिसिया बर्बरता से बचने के लिए जो SC ST का कानून है, उस कानून में हल्का सा एक माइनर संशोधन कर दिया जाए। उस संशोधन के लिए दलित तुष्टीकरण के नाम पर पूरे देश में आग लगा दी जाती है। 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया जाता है। 18 से 20 लोगों को जाने ले ली जाती हैं और बीजेपी और कांग्रेस को सिर्फ इससे मतलब है कि कौन नहीं, मैंने आपसे सवाल ये किया कि आप, लेकिन आज मैं आज के ये मुद्दे पर आ रहा हूं। ये आपने अभी कहा कि इसका पीछे कोई चरित्र नहीं है, इस आज के भारत बंद के पीछे कोई आयोजक नहीं है। इसको बात को समझिए कि कितना बड़ा दर्द है। इसके जड़ में जाना पड़ेगा, बहुत डीप एनालिसिस करना पड़ेगा इसका। कि ये मात्र एक लोगों के बीच में एक जनसैलाब जो उमड़ा है, ये उनका आक्रोश है जो बीजेपी और कांग्रेस या दूसरी पार्टियों की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। आप फिर सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप फिर पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। पॉलिटिकल बातें नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपका आधार क्या है, आप क्या चाहते हैं? आधार ये है कि देश में अगर जो लोग संविधान की बात करते हैं, उस संविधान को हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? और अगर 17, 18, 20 लोगों की जाने गई हैं तो कहीं न कहीं क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया तो कहीं न कहीं दिखाई देगी आपको। अच्छा, तो ये प्रतिक्रिया थी। ये प्रतिक्रिया किसी की आयोजित नहीं है। अच्छा, ये प्रतिक्रिया स्वतः उत्पन्न हुई है। आता हूं अवनीश जी आपके पास में। प्रोफेसर देवराज सिंह जी, आप दलित चिंतक और विचारक हैं और इस पूरे मामले पर काफी लिखते पढ़ते रहते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो बात कह रहे हैं अभी अवनीश ठाकुर साहब के साथ, माइल्ड सा एक स्टेटमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, उसके ऊपर बवाल हो गया, क्या वाकई इतना सीधा साधा मामला है? देखिए, इसको उस जजमेंट को भी पढ़े ना, क्या क्या प्रोविजन किया गया है, कारण क्या, आधार क्या थे उस जजमेंट में, कौन सा उसके बेसिस पर उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि इसका मिसयूज होता है और इसमें जो लोग हैं, निर्दोष लोग भी जाते हैं। तो ये बात सही है कि इस पे मिसयूज होता है कुछ लोग, लेकिन इसमें जो एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो मिसयूज और एक्सप्लॉयटेशन दोनों को हम देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, तो कोर्ट को ये देखना चाहिए था इसका मिसयूज कैसे रोका जाए। और अथॉरिटी जो एजुकेटिव है, जो इम्प्लीमेंट करती है कानून को, उसको डायरेक्शन देती कि स्ट्रिक्टली इन कानूनों को लागू किया जाए। और उस तरह से, क्योंकि ये लूज पॉइंट क्यों हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन सी है, पुलिस चौकी है, थाना है, कितना एरिया आता है, कौन सी घटना घटी है, किस डेट में घटी है, सारी जानकारी होगी वहां के चौकी इंचार्ज को। तो इस तरह से अब यहाँ इस केस को हम अप्रूवल के लिए एसपी के पास भेज देते हैं। एसपी के लिए जब ये केस जाएगा तो वो व्यक्ति जो विक्टिम है, जिसका शोषण हुआ है, वो किस तरह से वहां तक पहुंचेगा। दूसरी ये, तो क्या वो ऑफिसर है वो अवेलेबल रहेंगे या उनके पास प्रेशर नहीं होगा, या जब तक वो उसे अप्रूवल नहीं देंगे तब तक उसकी एफआईआर नहीं होगी। तो इस तरह की बहुत सारी इसमें जो घटना है, जिससे कि एक आम आदमी पुलिस चौकी में तो रिपोर्ट लिखा नहीं सकता है। तो इस दौरान जो एविडेंस है वो किस तरह से अलग हो जाएंगे, केवल 7 दिन में ही रिपोर्ट देनी है, ये भी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 अप्रैल को जो इसको लेकर के प्रोटेस्ट था वो वाजिब था और हुकूमत को उसका नोटिस लेना चाहिए, यही? देखिए, ये बात मैं कह रहा हूँ, डेमोक्रेटिक पैटर्न पर कोई भी आंदोलन करना लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के तहत है जी। लेकिन कानून को अपने हाथ में ले लेना और फिर हिंसा करना, इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कभी किसी को अलाउ नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि हमें अपने आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से। नीलांजन मुखोपाध्याय साहब, आप बरसों से
दलित पॉलिटिक्स पर, दलित इश्यूज पर लिखते रहे हैं, कहते रहे हैं, बोलते रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स भी किए हैं आपने। अब मैं आपसे ज़रा ये समझना चाहूँगा कि इस वक्त जो ये एक सिलसिला शुरू हुआ है, पिछले कई महीनों से हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि कई सालों से चल रहा था, दलित एट्रोसिटीज़ में ज्यादतियाँ हो रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हंसराज अहीर साहब ने पार्लियामेंट में कहा, और उसके बाद से एक ये जजमेंट आता है इसको लेकर के, एक बड़ा दलित अफसर जो होता है, और अब उसको काउंटर करने के लिए आज भारत बंद किया गया। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी सियासत को और इसके मायने क्या हैं? कुर्बान जी, सबसे पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। दुष्यंत कुमार हिंदी के बहुत अग्रिम कवि थे जी। उनको हमेशा स्ट्रगलिंग और टॉयलिंग मासेस की उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उनकी दो वाक्य हमेशा मेरे को याद आती हैं जब भी ऐसे सिचुएशन देखने को मिलती। उन्हीं का शहर, वही मुंसिफ, वही मुद्दे, मुझे यकीन था यारों कसूर मेरा ही निकलेगा जी। सवाल यह है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक्सप्लॉइटेड या अंडर प्रिविलेज्ड, और दूसरे प्रिविलेज्ड। जन सैलाब उठना जस्टिफाई नहीं करता है अगर वो प्रिविलेज्ड का जन सैलाब होता है। जन सैलाब अंडर प्रिविलेज का उठना जस्टिफाइड होता है। मैं उस तरह से देखता हूं। मेरी जो बायस है वो अंडर प्रिविलेज के लिए, उसको कोई नहीं मेरे से छीन सकता। वो मेरा स्टेटेड पोजीशन है, मेरी राजनीति है। मैं ये मानता हूं कि जुडिशरी जो है बहुत ही एक तरह से अपर कास्ट मेंटालिटी से कंट्रोल्ड है। 2010 से सुप्रीम कोर्ट में कोई दलित जज नहीं रहा है। आज किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कोई दलित नहीं है। जनरली स्पीकिंग जुडिशरी में दलित की हाई पोजीशंस में बहुत अंडर रिप्रेजेंटेशन है। उनकी डेमोग्राफी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। उनको लगता है, सही या गलत अलग चीज है, उस पर नहीं जा रहा हूं। उनको लगता है कि एक अपर कास्ट बायस से इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जुडिशियल एग्जामिनेशन होता है और उनके खिलाफ ही जजमेंट आता है। उनको लगता है कि एक चीजें लोडेड है हमारे खिलाफ। मैं नहीं मानता हूं कि 70 साल इनफ हैं सेंचुरीज के जो सब्जुगेशन हुआ है उसको पलटने की। रिजर्वेशन की पॉलिसी अभी और चलनी जरूरी है। आप उसमें जी मैं आता हूं गोपाल जी, आप रहे, मैं आता हूं जी। मैं ये मानता हूं, ये कह के गोपाल जी ने अच्छी हुआ कि इंटरप्ट करने की कोशिश की। मैं ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम पॉलिटिकली देखने को मिलता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि 2014 में एक बहुत ही फाइन सोशल कोalition जिसमें बीजेपी ने जो नॉन डोमिनेंट दलित कास्ट हैं, नॉन डोमिनेंट ओबीसीज हैं, उनको अपने साथ लेके आए थे। उनकी जो सोशल कोalition है वो भी बिखरती हुई दिख रही है। 2019 में अगर इसको समेट नहीं पाए तो मुझे लगता है ठीक है कि इलेक्शन में गोपाल अग्रवाल साहब बहुत खूबसूरती के साथ में नीलांजन मुखोपाध्याय साहब ने आपकी ही मेरिट और डीमेरिट्स को आपके सामने रखा है और साथ ही साथ उस सूरत हाल को भी बयान किया है कि जुडिशरी में दलित रिप्रेजेंटेशन कितना है, कैसे है। देखिए, एक आम कहावत हम सुनते आए हैं कि घर बार तो सब तेरा है, कोठी कुटले से हाथ मत लगाइयो। तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता कि आप दलित को, ओबीसी को, वीकर सेक्शन को जो एक उनका हिस्सा है वो दें। और ये अभी सारी रिपोर्ट्स हैं, सारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं इस बारे में कि उनको आज तक 70 साल बाद भी वाजिब हक नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। बावजूद इसके आप अब भी ये कहेंगे कि आपने बहुत कुछ किया और दलितों को सब कुछ मिल गया और फिर भी वो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय रखा है, इसलिए मुझे 2 मिनट जरूर चाहिए। पहली बात, अगर दलितों, हम ये मान के चल रहे हैं कि दलितों की स्थिति हमारे देश में अच्छी नहीं है और रिजर्वेशन की पॉलिसी भी चलनी चाहिए, उसके ऊपर अभी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इन दोनों बातों पे हमारी पार्टी का और हमारा स्टैंड स्पष्ट है कि दलितों को हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, रिजर्वेशन रहना चाहिए। अब उनकी स्थिति खराब क्यों है
यस तो 65 साल जिन्होंने राज्य किया उनसे ज्यादा पूछना चाहिए। हमारे 3-4 साल में अगर खराब नहीं, सुन लीजिए पहले, एक मिनट सुन लीजिए, शांति से मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, अगर उनकी खराब क्यों है, हमने 4 साल में हमारे साथ खराब हो गई है तो हम जवाब देंगे, लेकिन अभी आज की स्थिति खराब क्यों है उसमें ज्यादा जवाब अपोजिशन कांग्रेस देगी। तीसरी बात, मैं एक बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, नीलांजन मुखोपाध्याय जी ने बात कही, आप भी कहते हैं, देखिए हमारे देश में विविधता है, धर्म की है, जाति की है, क्षेत्र की है, संस्कृति की है। वह विविधता जो है वो कई बार अगर पॉलिटिकल पार्टीज उसको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करती हैं तो वो फॉल्ट लाइन बन जाती है। और अभी तक हमारे यहाँ की राजनीति जो 65 साल तक चलती थी, उन फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करके डिवाइड एंड रूल। कहां 65 साल गोपाल जी, आपके 15 साल रहे हैं जनता पार्टी से लेके वाजपेयी जी, और ये सरकार लगा के आप 15 साल का हिसाब आपसे भी मांगा जाएगा। अभी हम इस आप 70 साल में 65 साल कहते हैं, 15 साल तो आप शासन में रह चुके हैं महाराज। किया है नहीं तो हम तो कोalition की बात कर रहे हैं, इनके साथ मिलके इनको सबको एक साथ लेने की राजनीति कर रहे हैं। जब ये इस तरह प्रयास हो रहा है सरकार का, तो उस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट कर रही है अपोजिशन। और यह का जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है उसकी यही तो राजनीति है, वो तो उनका तो पूरा एक्सपर्टाइज इसी बात। नहीं, आप एक अपनी बात को कह रहे हैं कि सारा फॉल्ट अपोजिशन का है, आपसे सवाल ना पूछा जाए, आपकी कोई जिम्मेदारी ना हो, और आप कहते रहे कि 70 साल से ऐसा होता रहा। नहीं, हाँ गोपाल जी, ये तो जायज नहीं है। नहीं, हम कह रहे हैं देश में वर्तमान फॉल्ट लाइन है, हम उसको कोशिश कर रहे हैं आप। अच्छा चलिए, मैं यहाँ रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपके इस स्टेटमेंट पर रिएक्शन लेंगे, पैनल के बाकी लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जी सलाम और मैं हूं कुर्बान अली। जी सलाम के प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कि आज दलित रिजर्वेशन की मुखालिफत में भारत बंद की कॉल दी गई थी। इस कॉल के दौरान काफ़ी तशद्दुद के वाक़यात भी हुए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कोई ख़ास असर मुल्कगीर पैमाने पर नहीं हुआ। रियासत बिहार और मध्य प्रदेश को छोड़ करके बहुत कम जगह पर तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं। लेकिन ये बंद की कॉल क्यों दी गई, ये रिजर्वेशन क्या दलितों के लिए रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इस पर मुल्क में एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बीजेपी के कौमी तर्जमान गोपाल अग्रवाल साहब से बात कर रहे थे और गोपाल साहब हमें बता रहे थे कि किस तरह से उनकी हुकूमत ने दलित इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश की है। लेकिन हमारे बाकी पैनल के मेंबर्स का ही मानना है कि शायद वो सही नहीं। अवनीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस जब गोपाल जी कह रहे थे। जी आपका जी मेरा यही गुजारिश थी अभी जनाब, जो आप बात कह रहे थे कि जो ये आंदोलन हुआ 2 अप्रैल को, अब मैं टू द पॉइंट बात करता हूं उस पर, कि उसमें जस्टिस के वेणुगोपाल जी ने कहा था कि जिन लोगों ने आंदोलन किया, के वेणुगोपाल जस्टिस नहीं है, वकील है। हाँ, वकील है, उन्हीं के स्टेटमेंट को मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ पे जी। उनका ये कहना था कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं या जो पुनर्याचिका दायर कर रहे हैं, उन लोगों ने या तो निर्णय को सही से पढ़ा नहीं है। सिर्फ उसने लिखा था कि फैसले में सिर्फ एक बदलाव, कोई नहीं बदलाव, SC/ST कानून में कोई बदलाव किया ही नहीं गया है, केवल गिरफ्तारी जांच के बाद करने की बात की गई है। तो मैं माननीय भाजपा जी के जो कांग्रेस के लोग भी बैठे हुए हैं, क्या कोई भी सवर्ण किसी भी शिकायत के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, वो दोषी है या नहीं, ये बिना जाने उसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया जाए, क्या ये उचित है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो हमारे यहाँ बुद्धिजीवी जो चिंतक बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है कि जो जज लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उसमें जातिगत आधार पर दलित कम है। तो मैं तो पहली बार इस देश का युवा जानना चाहता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज भी जाति आधार पर निर्धारित होंगे? क्या दलितों को जज बनने का अधिकार नहीं है? दलित बनाकर उनको जज बना दिया जाए? अरे वाह, ये कौन सा चिंतन कर रहे हैं इस देश के अंदर, क्या परोसना चाहते हैं इस देश को, इस देश के बुद्धिजीवी, मुझे समझ से बाहर है। तीसरी बात निकल के आई कि 70 वर्ष नाकाफी हैं, इसको दुरुस्त करने के लिए 70 वर्ष नाकाफी है। मतलब जिस शताब्दी में आप जी रहे हो,
जिसमें हर एक मिनट में टेक्नोलॉजी इतनी उच्च स्तर पर पहुंच गई है, देश नहीं पूरी दुनिया कहां तक पहुंच रही है, वहां आप ये कह रहे हो कि सामाजिक व्यवस्था में समानता के लिए 70 वर्ष नाकाफी है जी। तो इसका मतलब कितने हजार वर्ष और चाहिए आपको, कितनी सदियां और चाहिए आपको? 5000 साल का जुल्म और ज्यादती का हिसाब 70 साल में नहीं दिया जा सकता। लेकिन सुनिए, सुनिए अवनीश जी, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस देश में आपको जो आप कह रहे हैं ना, आपने 5000 वर्ष की बात उठाई है, तो आप तो मुझे बता दीजिए ना, भगवान श्री रामचंद्र जी ने किसके ऊपर जुल्म कर दिया? जी जी। क्या सबरी के झूठे बेर खाकर उन्होंने जुल्म कर दिया? उस वक्त में हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन आज ऊना में आतंक को आज ऊना में दलितों की खाल खींची जा रही है। तो सुनपेड़ में दलितों ने जो है कि सवर्णों के घर में घुस के हत्याएं की हैं। अच्छा, मुरादाबाद में इस तरह के आतंक हुए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि इस व्यवस्था को आप एक मिनट सुन लीजिए कि आप जो बात कह रहे हैं, आपने जो 3 सवाल उठाए, सुन लीजिए, आपने सुन लीजिए 3 सवाल जो उठाए हैं उसको एड्रेस करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, संविधान बदलना पड़ेगा। अगर आप वो संविधान बदलने की स्थिति में हो तो आपका स्वागत है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो ऐसे होता जी। मैं आता हूं आपके पास देवराज सिंह जी। संविधान नहीं, आप दूसरे लोगों की बात सुन लीजिए। जान ले ली गई। अरे साहब, 10 लोगों की जान 2 अप्रैल को गई है, उसमें से दलित थे 10 के 10 दलित थे। मेरे लिए तो मेरे भाई हैं जी। मुझे भाई तो नहीं समझा गया ना, असली झगड़ा तो यही है कि अगर आपने भाई समझ लिया होता तो नहीं होता जी। देवराज जी देखिए, मैं पहले एक अपील करना चाह रहा हूँ कि मैं जब बोलूं तो शांति बनाए रखें, उसे सुने, आर्गुमेंट उस तरह से ना है कि दूसरे को सुने नहीं, डिस्टर्ब। हाँ बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इन्होंने जो सवाल उठाए हैं अवनीश जी ने, उससे आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर एक डिबेट यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। डिबेट ये है कि रिजर्वेशन की शुरुआत क्यों हुई, रिजर्वेशन दिया क्यों गया, और ये जाति के आधार पर ही क्यों दिया गया, आर्थिक आधार पर क्यों नहीं दिया गया? ये मुद्दा आ रहा है ना। आर्थिक आधार पर गवर्नमेंट बहुत सारी डेवलपमेंटल प्रोग्राम लाती है, कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो सभी के लिए आवास बनाए जाते हैं, सभी के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड दिए जाते हैं, सभी के लिए शौचालय बनाए जा रहे हैं, सभी के लिए उज्ज्वला गैस दी जा रही है। जो गरीबी के प्रोग्राम हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जहां तक रिजर्वेशन की बात है तो रिजर्वेशन का मुद्दा अलग है, और रिजर्वेशन को दिया गया है रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया गया था, उस समाज के प्रतिनिधित्व के लिए दिया गया है कि उस समाज का वहां पर लोग नहीं है तो उनको हम कैसे लाएं। मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। अगर राजनीति में रिजर्वेशन नहीं होता तो क्या ये उदित राज और जितने भी लोग हैं, सांसद हैं हमारे 79 जितने भी हैं, उनमें से कितने लोग आ जाते हैं शेड्यूल कास्ट से? मुझे बताए कोई। इसके साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति मुझे ये दिखा दे कि हम इंडिपेंडेंट कोई भी जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी पर उस तरह से वो जीत के दिखा दे, कुछ अपवाद के रूप में 1-2 एग्जाम्पल आ सकता है। तो रिजर्वेशन, क्योंकि जातीय आधार पर समाज में भेदभाव होता है, आज भी है। आज भी हम देख रहे हैं कि कहीं बहुत सारी घटनाएं पढ़ते न्यूज़पेपर में, चैनलों में आती हैं कि वहां पर बारात नहीं चढ़ाने दी जा रही है, वहां पर इस तरह से रोका जा रहा है, वहां लोगों को इस तरह से किया जा रहा है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आ रही है, वो जातीय आधार पर ही है। समाज में भेदभाव जातीय आधार पर ठीक है, सम्मान भी उसी आधार पर मिलता है जी। तो ये बहुत सारे आधार हैं। ठीक है। शैलेंद्र सिंह जी, आपकी पार्टी कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि आप भी दलितों के साथ बड़ी हमदर्दी रखते हैं। राहुल गांधी कभी कलावती के घर रुकते थे और कभी किसी और वती के घर रुकते थे और ये दिखाते थे कि हमारी दलितों के लिए बड़ी हमदर्दी है। लेकिन 10 साल का आपका ट्रैक रिकॉर्ड, मैं और पीछे नहीं जा रहा हूँ। गोपाल जी तो 65 साल का हिसाब मांगते हैं, मैं सिर्फ 10 साल का यूपीए के हिसाब की बात करूंगा कि उसमें कितना दलित विकास कर दिया, क्योंकि आज भी जो बैकलॉग है कोटे का, रिजर्वेशन का, वो पूरा नहीं हो पाया। वो क्या दलित आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए हैं, राजनीतिक रूप से समृद्ध हो गए हैं, सामाजिक रूप से समृद्ध हो गए हैं? इसका जवाब आप देंगे? देखिए, हरिजन थानों का कंसेप्ट कांग्रेस की देन है, और इसके बाद जो दलितों के साथ आज जो कानून में जिसके संशोधन हो रहा है, वो भी कहीं न कहीं कांग्रेस ने देखा था कि समाज में जाति के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है, तो उस जाति के लोग अपने को सुरक्षित समझें, दलित लोग अपने को सुरक्षित समझें, तो कानून में प्रावधान किया समय आने पर। जी। हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री अपने बकबकाहट के लिए मशहूर है, पूरा देश जल रहा है, लेकिन एक बार भी आकर के उसने क्यों नहीं सफाई दी कि हाँ, हम दलित समाज के साथ हैं और दलित समाज हमारी। आप मेरे पे सवाल को टाल गए। सवाल मैं आपसे आपका हिसाब मांग रहा हूं कि क्या आप इससे संतुष्ट हैं कि 10 साल में आपने अपने शासन में दलितों के लिए इतना किया कि उस पर संतुष्टि कर ली जाए? बहुत सारा काम किया और बहुत सारे काम होने थे, जिसको 4 साल में नेशनल क्राइम 4 साल में तो खत्म नहीं होगा। नहीं, देखिए
देखिए ये राजनीतिक बयान है, असलियत से एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहे हैं। ये आप उसी तरह से एनसीआरबी की रिपोर्ट, जैसे गोपाल जी कह रहे थे कि 4 साल में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। 5 दलित सांसद और एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि 4 साल में इनके साथ इनकी घटनाएं बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी। एनसीआरबी की रिपोर्ट। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये तो बहस हो जाती है कांग्रेस बनाम बीजेपी, लेकिन असली सूरत हाल क्या है? देखिए, जो रिजर्वेशन का के ऊपर जो पॉलिटिक्स है ये करीब लगभग 80-90 साल पुराना हो चुका है इस देश में। 30s में अंबेडकर जी ने सबसे पहले डिप्रेस्ड क्लास के नाम से आंदोलन छेड़ा गया था। उसके बाद पूना पैक्ट उनके और गांधी जी के बीच में हुआ था, जिसके तहत लेजिस्लेचर में रिजर्व्ड सीट्स का प्रोविजन किया गया था। तब से लेके इस पे लेके बार बार एक डिबेट उठता है। मैं ये हमेशा यही समझने की कोशिश करता हूं कि आपको कितनी जल्दी है एक सर्टेन प्रोसेस को खत्म करने के लिए। आपको यही जल्दी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने की क्यों नहीं होती है? अभी भी जो दलित जातीय नाम है वो जातीय नाम नहीं है, वो गाली है। मैं लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत होगा, वो इलीगल होगा अगर मैं चैनल पे उन शब्दों का इस्तेमाल करूं। लेकिन मुझे पता है कि श्रोता लोग समझ जाएंगे मैं किन शब्दों की तरफ इशारा खींच रहा हूं। तो जब तक हम इस मनोवृत्ति को नहीं बदलेंगे तो तब तक मुझे लगता है कि हम लोग अगर रिजर्वेशन की पॉलिसी को क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम चाहते हैं जो जहां पीछे है वो वहीं बैठा रहे, हम आगे हैं, हम और आगे चलते रहें। ये प्योर सेल्फिशनेस है, इसमें कोई राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद नहीं है। ठीक है, गोपाल अग्रवाल साहब, आप कह रहे हैं कि आप बहुत हमदर्द हैं दलितों के, और ये बात भी सही है कि सबसे ज्यादा सांसद दलित आपके हैं, सबसे ज्यादा विधायक आपके हैं, और अभी नीलांजन जी ने कहा कि 2014 के चुनाव में आपको एक बड़ा दलित और ओबीसी वोट भी मिला। लेकिन सवाल ये है कि अब जब बात आती है दलित हितों की और आरक्षण की और जातियों की, तो आपकी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि आप उसके लिए खड़े नहीं हैं, क्योंकि 2 अप्रैल का बंद जो था वो रोका जा सकता था अगर आपकी सरकार 1 सप्ताह पहले अलर्ट हो जाती। इसके अलावा एक और सवाल, आपकी जो पैतृक संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके प्रमुख भगवत साहब बिहार चुनावों के दौरान और उसके बाद भी कई बार कह चुके हैं कि आरक्षण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, और आप ये दुहाई देते हैं कि नहीं साहब हम इसके समर्थक हैं। तो किसे माने, भागवत जी को सही माने या आपको? देखिए, अभी सत्ता में हमारी सरकार है, हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं। अब आप कहोगे कि 2 अप्रैल तो, और संघ ने भी उसके बाद मोहन भागवत जी का जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद संघ का रिटर्न स्टेटमेंट आ गया था कि आरक्षण के हम विरोधी नहीं है, पक्षधर है। जब हम स्पेसिफिकली कह चुके हैं, हम भाजपा ने भी कह चुका है, प्रधानमंत्री कह चुके हैं, भाजपा अध्यक्ष कह चुके हैं, मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट के बाद संघ का लिखित क्लैरिफिकेशन आ गया, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने एक व्यापक डिबेट की बात कही थी, हटने की बात नहीं कही थी। दिल की तो बात आज हम भी तो डिबेट कर रहे हैं आरक्षण पे, इसका मतलब हम अगेंस्ट हो गए क्या? नहीं, तो बिल्कुल आप नहीं, दिल की बात कोई नहीं। और दूसरी बात, आपने दूसरी बात कही कि 2 अप्रैल का रोका जा सकता था, हो सकता है रोका जा सकता था पहले भी, लेकिन 2 अप्रैल के पहले 1 अप्रैल को क्लैरिफिकेशन तो आ गया सरकार के, और हमने जो सरकार दलितों के लिए तो काम कर ही रही है, कंप्लीट तो हम कह ही नहीं रहे कि हो गया। और एक बीच में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आ गया जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें एक उन्होंने रूलिंग दे दी कि उसको आप दे दीजिए जिसके बारे में दलितों का विरोध हुआ, और हमने उसको एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ, इसको अभी इस तरह से हटाने की जरूरत नहीं है, रूलिंग को रिव्यू कर लो। तो जब सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, और अगर किसी को उसके खिलाफ आरक्षण, ये जो उसके आंदोलन करना है, तो आप क्या भटूरे खा के आरक्षण कर रहे हैं उनके लिए, उपवास खा के? तो लेकिन आप ये बताइए गोपाल जी कि पार्लियामेंट सेशन में था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, गोपाल जी 1 मिनट, पार्लियामेंट सेशन में था और आप एक अमेंडमेंट ला सकते थे।
आपको अपोजिशन को भी ये बताने का मौका होता कि हम वेल विशर हैं दलितों के, और जो वो विरोध करते वो एक्सपोज होते, लेकिन आपने तो वो काम नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने में आपने देरी की, इसलिए आपकी नीयत पे सवाल उठ रहा है। कुर्बान भाई बीच में मैं टोक रहा हूँ, गुजरात में इन्होंने इनके नहीं तो ये ऑर्डिनेंस की कौन सी बात कर रहे हैं आप? ऑर्डिनेस क्या लाना था इसमें? ऑर्डिनेंस जनरल को मैं आपसे बात हूँ। जी गोपाल जी। नहीं ऑर्डिनेंस का कौन सी बात कर रहे हैं? किस इसके सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या अगेंस्ट? जी ऑर्डिनेंस भी आ सकता था, पार्लियामेंट सेशन में था, अमेंडमेंट भी आ सकता था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लैरिफिकेशन रूलिंग दी है, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया, लॉ में कोई बदलाव नहीं किया, इसीलिए सरकार ने भी उसको रिव्यू उसके नहीं जजमेंट को तो अमेंड किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, जिसके लिए आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं है इसमें जी। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए उनने एक्सेप्ट किया है जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया रिव्यू के लिए, उनने केवल स्टे लाने के लिए मना किया कि हमारी रूलिंग पे स्टे मांगा था। सरकार ने दो चीजें मांगी थी कि आपने जो रूलिंग लाई है उस पे स्टे कर दीजिए, उन्होंने कहा नहीं स्टे की जरूरत नहीं है, रिव्यू के लिए उन्होंने तीनों पार्टियों को कहा। अल्टीमेटली सरकार एक सिस्टम से तो चलेगी ना, अगर पूरे सिस्टम्स को पहले ही प्रीएम्प्ट करके तो नहीं चल सकते ना सरकार। नीलंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए उनको। हर चीज को प्रीएम्प्ट हम अपनी इंटेंशन क्लियर कर चुके हैं जी, हम प्रीएम्प्ट तो नहीं कर सकते चीजों को, हाँ हम अपनी इंटेंशन क्लियर कर रहे हैं जी। मैं पार्टी पॉलिटिक्स के अरीना में नहीं जाना चाहता हूं। मैं एक कांग्रेस और बीजेपी कौन ज्यादा प्रो दलित है या कौन ज्यादा अच्छे पॉलिसी चलाता है उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं एक चीज पे ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, हो ये रहा है कि समाज में नहीं उसकी तो अभी बात ही नहीं है, अभी तो एक्शन पे आ जाए। नहीं गोपाल जी, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कई सालों से हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, दलित असर्टिवनेस हमको देखने को मिल रहा है। वो कई चीजों में देखने को मिलता है। दलित जो है, क्योंकि आरक्षण हुआ है तो एक छोटा सा मध्य वर्ग का सेक्शन ग्रो किया है, पैदा हो गया है, मतलब बढ़ गया है, जो थोड़ा सा सक्षम है पहले की तुलना में। लेकिन न्यू लिबरल पॉलिसीज के चलते चूंकि सरकार में नौकरियां कम हो जा रही हैं तो इसकी वजह से इनको थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो वो तकलीफ जो है एक तरह से गुस्से में, असर्टिवनेस में बदल जा रहा है। ये कई चीजें में रिफ्लेक्ट करता है कि वो शादी में जैसे घोड़े में बैठ के दलित जाना चाहते हैं। सवर्ण लोगों में दिक्कत होती कि नहीं आप नहीं कर सकते। अभी एक और रिपोर्ट आई कि साहब वो पद्मावती का जो गाना है, घूमर डांस जो है, वो दलित लोग अपनी शादी में नहीं नाच सकते क्योंकि वो राजपूतों पे फिल्माया गया है। आप ये बताइए कि ये किस तरह की मतलब सेक्टेरियन और संकीर्ण नीति है कि आप एक तरह का कल्चर की मोनोपोली रखना चाहते हैं आप अपने पास। तो ये दलित असर्टिवनेस जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज मैनेज नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करें। अगर इसको एनकरेज करें तो इनके जो ओबीसी या बाकी जो अपर कास्ट में जो इनके सिंपैथाइजर हुए वो नाराज हो जाएंगे। मुझे यहाँ लेना पड़ेगा एक ब्रेक के बाद हम आपका भी रिएक्शन लेंगे और अवनीश ठाकुर साहब से भी पूछेंगे कि उनकी क्या राय है, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप जी सलाम पर देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा, और उसमें हम बात कर रहे हैं आज जो रिजर्वेशन मुखालिफ तंजीमों ने भारत बंद का कॉल दिया था उसका क्या असर पड़ा और सियासत पर इसके क्या असरात होने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अब जनरल इलेक्शन में भी 1 साल का वक्त बचा है और दलित इश्यूज को लेकर के एक खासा माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सड़क तक। ब्रेक पे जाने से पहले गोपाल अग्रवाल साहब, आपने कहा था कि मुझे 30 सेकंड चाहिए, तो आप अपने 30 सेकंड में अपनी बात कहें, फिर मैं दूसरे पैनल के मेंबर्स के पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा।
हाँ, मैं कह रहा था जो सुप्रीम कोर्ट की स्थिति में बता दूं, सुप्रीम कोर्ट कोई कानूनों में बदलाव नहीं कर सकता। तो जो दलित एक्ट है, जो SC ST एक्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन तो कर सकता है, लेकिन जो कानूनन बदलाव नहीं कर सकता वो केवल पार्लियामेंट को अधिकार है। तो जो क्लॉज 13 के अंदर उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है ST ST एक्ट को, उसकी इंटरप्रिटेशन जरूर सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन उसमें वो बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए मैं मतलब मेरा ये कहना है कि SC ST एक्ट लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता, लेकिन हमने आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कर सकता नहीं नोटा का प्रोविजन किया था, माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट ने नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। बहरहाल अभी हम इस पर बहस नहीं कर रहे हैं। अवनीश जी, आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि साहब ये एक बड़ा स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था जो आज भारत बंद में देखने को मिला, तो क्या आप इसके खिलाफ इस मुहिम को आगे जारी रखने वाले हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जो अभी तमाम बातें चल रही हैं इसमें जी, क्या कभी देश की आजादी के बाद कभी ये समीक्षा हुई कि जो हम आरक्षण दे रहे हैं, SC ST कानून दे रहे हैं, तमाम इस तरह के कानून सामाजिक समानता को बरकरार रखने के लिए दे रहे हैं, कभी कोई इस देश में समीक्षा हुई कि उसका प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, निचले तबके तक दलित के पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आज के समय में मायावती जी को, उदित राज जी को, PL पुनिया जी को, तमाम ऐसे बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, क्या इनको आरक्षण की जरूरत है? तो समीक्षा, पहली बात समीक्षा की। दूसरी बात, मेरा सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, कांग्रेस और बीजेपी से मेरा सवाल है, क्या एक सवर्ण गलती से कोई उसके ऊपर गलत FIR कर दे, क्योंकि ये कोर्ट का मानना है, उससे उसका ऑब्जर्वेशन है कि SC ST का बहुत ही भयंकर तरीके से दुरुपयोग होता है, बहुत ही बुरी तरह से 70% मामलात में जो है कि फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो क्या 70% लोगों को, बेगुनाह लोगों को जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाए, उसके बाद जांच होगी तब देखा जाएगा। एग्जरेशन कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ मामलात हुए हैं, कुछ नहीं है भाई साहब, मैं आपको ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट मेरे पास है, नहीं आप बताएं तो दिखाएं, कोर्ट करें उसको, ऑफिशियल उसमें दे सकता हूं। तो मेरा तो सवाल अभी जवाब देवराज सिंह जी, अवनीश जी का जवाब दें आप। क्या वो सवर्ण लोग, बेगुनाह लोगों को जेल की कोठरी में चले जाएं, आपका कोई नैतिक अधिकार बनता है कि नहीं? जी, तीसरा बात, देवराज सिंह जी, देखिए मैं ये कह रहा था, जो मिसयूज होता है उसका मिसयूज मैं मानता हूं, कुछ मिसयूज होते हैं, धन्यवाद आप, लेकिन ज्यादातर संख्या में जो मिसयूज होते हैं, मिसयूज कराए जाते हैं, लोगों को यूज किया जाता है। और करते कौन है? दो पार्टियां होती हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट लाती है, SC एक्ट लगवाती है, फिर दूसरी पार्टी फिर उसके खिलाफ लाती है। इस तरह से जो मिसयूज होते हैं, ऐसे मिसयूज रोके जाए और उसके साथ पनिशमेंट ज्यादा रखा जाए कि जो इसका मिसयूज ना हो सके, जो भी इसका मिसयूज कर रहा है इसके मिसयूज के। लेकिन इसका मिसयूज किस तरह से हो रहा है, इनकी भी जांच होनी चाहिए जी। ये प्रोटेक्शन के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए है, उनके सम्मान के लिए एक्ट है। जिस तरह से लोग उनके साथ बात का, कुर्बान भाई 1 मिनट और मात्र लूंगा। अभी सर ने अभी एक बात उठाई थी, पद्मावती फिल्म के जो गाना है जी, तो आप एक क्यों नहीं, अगर हम अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं, बिल्कुल हृदय से सम्मान करते हैं, अगर उनके प्रति भी कोई आपत्तिजनक शब्द बोलता है तो हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं, क्योंकि लेकिन पद्मावती जो अगर किसी एक संप्रदाय के, किसी एक देश की, अगर सुनिए मूर्तियां तोड़ रहे हैं, मूर्तियां तो अभी सहारनपुर में महाराणा प्रताप की तोड़ी गई थी। अच्छा, फिर अब मैं उदाहरण दूंगा 10, आप दोगे 5, इस तरह से चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन एक बड़ा तबका अभी भी भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान करता है, कानून का है ना, सम्मान करता है उसका, लेकिन जी नहीं, किसी कानून का मिसयूज होना, उसको बदलाव के लिए कोई उसका औचित्य नहीं है। कोई कानून का मिसयूज रोकना जरूरी है सिस्टम के थ्रू, उसको बदलाव कर दिया जाए, उस कानून को हटा दिया जाए, यह औचित्य नहीं है। फिर दहेज उत्पीड़न में क्यों, दहेज की कानून का मिसयूज उसको हटाने के लिए नहीं। दहेज उत्पीड़न का भी मामला अभी आया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उस पे तो किसी का विरोध नहीं हुआ। क्यों भाई? वही सेम केस तो SC ST केस पे भी आ रहा है, दुरुपयोग के चलते उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है, नहीं है ना, एक बार जांच कर लीजिए दोनों चीजों को। कुल मिला के इसके पीछे पुष्टिकरण है, ये जो है नहीं है। चलिए आपको पॉइंट अवनीश जी, दलित हो सकता है ज्यादा हो, इस वजह से आपकी मजबूरी हो सकती है, कांग्रेस वही आ जा रही है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और पॉलिटिक्स को लेकर के। लेकिन जो मकसद था, जो संविधान बनाने वालों ने इसके पीछे जो एक कंसेप्ट रखा था, वो शायद अभी
मुकम्मल हो नहीं पाया है। लेकिन इस वक्त में जो सूरत हाल बनी हुई है, अभी अवनीश जी कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ में ज्यादती होती है और आरक्षण के खिलाफ में उन्होंने अपने तर्क दिए। क्या ये वक्त आ गया है कि इस पे समीक्षा हो या इस पे कोई बहस हो? समीक्षा करो, दलित भाई के निचले तबके तक जाओ। मैंने आपका सवाल कर दिया है नीलांजन जी से। जी मेरे से पूछ रहे जी कुर्बान जी, मैं इस तरह से देखता हूं कि डेमोक्रेसी की क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ उस चीज पे निर्भर है कि देश के माइनॉरिटीज और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। इस देश में दलित और धार्मिक माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनकी सुरक्षा को लेके बार बार सवालें उठते कि वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। मैं ये मानता हूं कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी को होते हुए हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनको सुरक्षित महसूस कराना। ठीक है, ये SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट शायद अच्छा एक्ट नहीं है, इसकी मिसयूज होता है। मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं, कोई दूसरी प्रोग्राम कर सकते हैं कि कितने कानून की और मिसयूज होता है जी। अगर हम सबसे पहले बोलते हैं कि जितने कानून मिसयूज होते हैं तमाम को छोड़ के SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को अगर हम उसमें टेम्परिंग करते हैं, ताकि मतलब टिंकरिंग करते हैं कि उसमें सब प्रीएम्प्टिव अरेस्ट ना हो, पोस्ट इंक्वायरी ही हो, तो जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो डिस्क्रिमिनेटेड है, उसको लगता है कि ये मेरे खिलाफ डबल डिस्क्रिमिनेशन है। हमको तय करना है, हमको डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है या इसको बरकरार रखना है। अनफॉर्चुनेटली एक वो बन गई है कि हम किसी तरह से जस्टिफाई करें, और दूसरी तरफ की जिस तरह से कैंपेन आ रहा है कि रिजर्वेशन में एक तरह से बहुत ही घिनौने तरीके से दिखाया जा रहा है। कार्टून चला हुआ है सोशल मीडिया में कि एक बहुत ही मोटा तगड़ा आदमी नीचे बैठा हुआ है, जिसको लिखा हुआ है कि दलित, और दुबला पुतला सूखा सा बिल्कुल मैल नरिश भारत बेगिंग बोल लेके चल रहा है, और वो ये कि आरक्षण की बात हो रही है। दिखाया जा रहा है कि साहब इतने जरा से 7 दशक के रिजर्वेशन से ये कम्युनिटी कितनी प्रॉस्परस हो गई है। बात ये हुई है कि क्या हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया नहीं। उस दिन कुछ दिन पहले इसी प्रोग्राम में थोरात साहब थे, जो पहले यूजीसी में भी थे और ICSSR के भी चेयरमैन रह चुके। उन्होंने खुद कई स्टडीज की हैं जिसमें बहुत तरह से दिखाया गया कि कितना स्कीम्स का फायदा दलितों को हुआ है और कितना नहीं हुआ है। ठीक, अभी भी बहुत जो है बहुत बाकी है होने के लिए, और उसको करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये डिबेट जिस तरह से छिड़ गया है, मुझे लग रहा है कि ये पूरे इलेक्शन में एक तरह से हावी रहेगा। मुझे देखना है आपका फाइनल कमेंट। आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं, दिक्कत ये हो गई है कि मैं पूरा वक्त देता हूं, उसके बावजूद भी लोग हाथ उठाते हैं। खैर, आप कहें अपनी बात। सबसे पहले तो मुझे 1-2-3 बातें पूछनी है गोपाल भाई से। गोपाल भाई, फाइनल कमेंट कर दीजिए, मुझे क्लोज करना है। गुजरात में घोड़ा पे अगर कोई चढ़ जाता है दलित, तो घोड़े को भी मार दिया जाता है, दलित को भी मार दिया जाता है, उसकी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं होती। सीने पे गोलियां मारी जाती है मध्य प्रदेश में, शिवराज चौहान जी के यहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं होती। उन्नाव का MLA जो लड़की का रेप करता है, उसका फादर को ही मार दिया जाता है थाने में पकड़ के ला करके, और रेपिस्ट को नहीं पकड़ा जाता है। तो आप अपने सुशासन का जो है ये भांडा फोड़ते हुए देख सकते हैं, और ये जनता देख रही है देश की, और इसके ऊपर अगले चुनाव में इसका प्रतिक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। नीलांजन मुखोपाध्याय साहब, अवनीश ठाकुर साहब, शैलेंद्र सिंह जी और डॉक्टर देवराज सिंह जी, साथ ही गोपाल अग्रवाल साहब। अभी जो ये आग इस वक्त इस मुल्क में लगी हुई है, खास करके आरक्षण को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के, या SC/ST एक्ट को लेकर के, उसको अभी उस पर एक सभी राजनीतिक दलों को ठंडे दिलो दिमाग से सोचना है, उसका इलाज तलाश करना है, ताकि हम सामाजिक समरसता का एक ऐसा समाज बना सकें जिसमें हर शख्स इज्जत के साथ और सर उठा करके चल सके। मेरे साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।